भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा 75 ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू। 50 पुरुष और 25 महिलाएं आमरान अनशन का पालन करेंगी। भारत के सभी राज्यों के पेंशन भोगी भाग ले रहे हैं। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर ईपीएस 95 के 75 पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ जंतर मंतर नई दिल्ली में अनिश्चितकालीन तक अनशन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के वादों के बावजूद देरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी का दौरा किया। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 5 वर्षों से एनएसी की 4 सूत्रीय मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। एनएसी प्रमुख अशोक राउत ने आयोजित होने जा रहे विरोध प्रदर्शनों का रोडमैप साझा किया। विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भी होगा। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों द्वारा रामलीला मैदान नई दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुटेशन कमेटी जो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए काम करती है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कमांडर जी, जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं अपने पेंशन को लेकर के, सरकार से क्या मांगे? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं, अंशदान किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, और वो करने के बाद 541 रुपये हर महीने भरे, अभी 1250 भर रहे हैं हर महीने। उसके बाद जब ये रिटायर्ड होते हैं तो इनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। 1000 रुपये तो सरकार बोल रही है, लेकिन 200 रुपये से पेंशन है। 23 लाख लोगों को अभी तक 1000 से नीचे पेंशन है, और पूरे भारत की अगर एवरेज ली जाए तो 1171 रुपये पेंशन हर किसी को मिलती है। तो आप सोचिए, जिन्होंने अंशदान किया है हर महीने, उनको 1171 देके आप वो बुढ़ा बुढ़ी 2 लोगों को कैसे जीने के लिए कह रहे हो? वो क्या खा पाएंगे? उसमें दवाई ले पाएंगे? मेडिकल फैसिलिटी नहीं। जो सामाजिक सुरक्षितता की बाकी व्यवस्था है उसमें भी इनकी भागीदारी नहीं है, इनकी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि इनको पेंशन मिलती है, मिलने के लिए पेंशन है। अब जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको आप 1171 रुपये दे के बोल रहे पेंशन मिल रही है, और जिन्होंने धेले का अंशदान नहीं किया उस एमपी एमएलए को 3-3 बार 4-4 बार पेंशन है, पुलिस के कुत्तों को पेंशन है, थर्ड जेंडर को पेंशन है, जिसने किसी ने भी अंशदान नहीं किया। और जिन्होंने अंशदान किया उन लोगों को बुढ़ा होने के बाद आप मरने के लिए छोड़ रहे हो। ये कौन सा न्याय है? ये कौन से देश की व्यवस्था है? लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन भत्ता की बढ़ाया गया, क्या आप लोगों से भत्ता बढ़ा? हमारी पेंशन कभी नहीं बढ़ी, 1 रुपये भी नहीं बढ़ी। जिनको 300 रुपये मिलते थे उनको 300 ही मिल रहे हैं, जिनको 2500 मिलते थे उनको 2500 ही मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 3000 मिल रही है जो अभी रिटायर्ड हुए हैं। और कई लोगों को तो मतलब आप समझिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बोला था हमने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन की, आज 23 लाख लोगों को भी 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। ये व्यवस्था है? कौन से देश में रहते हैं हम, जिस देश की संस्कृति के लिए हम छाती ठोक के कहते हैं हम विश्व में सबसे बलशाली है संस्कृति के बारे में? ये कौन सी संस्कृति है? आप मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, बूढ़े होने के बाद छोड़ रहे हैं उनको, बच्चे पाल नहीं रहे हैं। इन्होंने कैसे जीना चाहिए? और जो पैसे इन्होंने दिए उसका हिसाब कौन देगा भाई? हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अपनी मांग यूपी सरकार में आपने उठाई थी इस मांग को लेकर के? यूपी ने, ये पूरे देश का मामला है। यूपी सरकार जब थी, हाँ नहीं, वो देखिए, सरकारें आती जाती गई, बदलती गई, यूपीए हो, एनडीए हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया था, उनके हम बहुत बहुत आभारी है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमारी बात सुनने के बाद ये आश्वासन दिया है कि मैं आपका काम करूंगा। लेकिन 4 मार्च 2020 को पहली मुलाकात हुई, 21 अगस्त 2021 को, 5 अगस्त 2021 को दूसरी मुलाकात हुई। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। आज आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, इसको लेकर किसी मिनिस्ट्री में कहीं ज्ञापन देंगे क्या? हाँ, ज्ञापन तो हमने पहले से आमरण अनशन की नोटिस भी दी थी, ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन तो हम कई बार दे चुके हैं। हमने देश के सारे जितने एमपीज़ है, सांसद है, राज्यसभा लोकसभा के, उनको कम से कम 7 बार ज्ञापन दिए हैं। 250 एमपी के हमारे पास समर्थन के पत्र है। उसके अलावा हमने 18 बार
आदरणीय श्रम मंत्री से मुलाकात की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए, ये उसमें सिद्ध किया कि हमारे पैसे से हमारी मांगें पूरी हो सकती है। उसके बाद वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, वित्त सचिव से हमारी कम से कम 1.5 घंटा चर्चा हुई, ट्राईपार्टीट चर्चा थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से स्वयं 2 बार मिले हैं। अब इसके बाद और किससे शरण में जाना है? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये भरने से 3000 रुपये देती है 30 साल में। हमने 541 भरे हैं, हमको कितने मिलने चाहिए? दूसरी बात, श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। यानी जो नई पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, उसमें गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन है और हमारे पेंशन में 1.16 कंट्रीब्यूशन है, वो भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो हम क्या सौतेले लगते हैं क्या? इनके कामगार है सारे देश के। अगला कदम क्या रहेगा? अभी भी आपकी बात नहीं माने गई क्योंकि प्रधानमंत्री मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद आप देखिए, हमने तो ठान लिया है कि सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। हमारी पूरी तैयारी है हर चीज़ में, क्योंकि हम बुढ़ापा ऐसा नहीं गुजार सकते किसी के रहम पे। जिसने घर बनाया, नेतृत्व, जिसका दातृत्व था, पितृत्व था, कर्तृत्व था, उसको बच्चों के हाथ से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और हमारे पैसे जिसके पास है वो सरकार और वो ईपीएफओ उस पर कुंडली मार के बैठा है। 6.5 लाख करोड़ इनके पेंशन फंड में है। हर महीने हर साल इसमें 90,000 करोड़ जमा होते हैं कंट्रीब्यूशन। इनका ब्याज 60,000 65,000 के करोड़ के पास है। उसमें 2 मामले हैं, एक हायर पेंशन का मामला, एक मिनिमम पेंशन का। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन उस निर्णय को इन्होंने अमल में नहीं लाया। ईपीएफओ ने उसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला। हमारा मानना है कि वो ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा निकालिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कीजिए। हायर पेंशन जिनकी बनती है उनको हायर पेंशन दीजिए, और जो मिनिमम पेंशन है वो पार्लियामेंट उसको बढ़ाए, प्रधानमंत्री जी बढ़ाए, और 7,500 और महंगाई भत्ता इनको मिले 2 बुजुर्गों को जीने के लिए, और उनको मेडिकल फैसिलिटी मिले।